हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ये समझेंगे कि जो ये इनको टर्म्स यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म है, ये बेसिकली क्या है। इसके अलावा जो इनको टर्म्स 2020 ईयर के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, उन सारे चेंजेस को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि बेसिकली इनको टर्म्स में क्या चेंजेस 2020 ईयर के अंदर आए हैं। इनको टर्म्स जो ये टर्म है, ये बेसिकली पब्लिश की जाती है आईसीसी के द्वारा यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस के अंदर। कुल मिलाकर के हमारे पास 11 इनको टर्म है। बेसिकली जो भी लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इनको टर्म्स बेसिकली होती क्या है। मान लीजिए कोई एक एक्सपोर्टर है, वो इंपोर्टर को जब भी एक इनवॉइस भेजेगा, ठीक है, जब भी एक परफॉर्मा इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस जब भी वो इंपोर्टर को भेजेगा, तो उसके अंदर एक इनको टर्म लिखी रहेगी। मान लीजिए कहीं पे लिखा होगा EXW, कहीं पे लिखा होगा FCA, कहीं पे लिखा होगा DDP। अब इन सारी की सारी चीजों के मतलब क्या है, बेसिकली एक्सपोर्टर क्या कहना चाह रहा है इंपोर्टर को। अगर मैं आपको रफली यहाँ पे समझाऊं तो इन सारी चीजों का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक तरफ एक्सपोर्टर है, एक तरफ इंपोर्टर है, ठीक है। एक्सपोर्टर ने अपना गुड्स सब कुछ प्रिपेयर किया, उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, पॉइंट टू पॉइंट जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में एक ये डील है कि एक्सपोर्टर किस पॉइंट तक की कॉस्ट को बियर करेगा और इंपोर्टर किस पॉइंट तक की कॉस्ट को बियर करेगा। ये सब कुछ इनिशियली परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर भी डिसाइड हो जाता है जब एक्सपोर्टर लिख के देता है। तो ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में। इनको टर्म से बेसिकली हमें तीन चीजों का पता लगता है। पहला तो ये पता लगता है कि किसका कितना टास्क है, यानी एक्सपोर्टर की कहां तक ड्यूटी है और इंपोर्टर की कहां तक ड्यूटी है। अब ये जो टास्क है, जो भी टास्क है, इस चीज से हमें ये पता लगता है कि किसकी कितनी कॉस्ट आने वाली है, और उसके साथ ये भी पता लगता है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का कितना रिस्क जुड़ा हुआ है। लेट्स से कि मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि एक्सपोर्टर सिर्फ पहले पॉइंट तक का काम करके देगा, बाकी सब कुछ ही एक्सपोर्टर की कंट्री से लेकर के इंपोर्टर की कंट्री तक सारा काम इंपोर्टर को ही करना है। तो इस चीज में रिस्क किसका ज्यादा हो गया, इंपोर्टर का ज्यादा। तो यानी ये इनको टर्म्स डिसाइड करती है कि किसका कितना टास्क है, किसकी कितनी कॉस्ट लगने वाली है और किसका कितना रिस्क जुड़ा हुआ है। इन सब के अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि XY एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली ये जो इनको टर्म्स है, ये है क्या, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 11 तरह की इनको टर्म्स है, ठीक है। जैसे EXW, FCA, FAS, एक एक करके मैं सारी इनको टर्म्स आपको 1 to 1 अलग अलग स्लाइड पे समझाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक बार परफॉर्मा इनवॉइस दिखाना चाहता हूँ। ये परफॉर्मा इनवॉइस बेसिकली एक्सपोर्टर सेंड करता है एक इंपोर्टर को, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे इशुअर का नाम लिखा हुआ है, यानी ये एक्सपोर्टर है, यानी USA की कंपनी है, ये गुड्स बेच रही है दिल्ली की किसी कंपनी को, तो ये इंपोर्टर हो गया। उसके अलावा प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इधर एक इनको टर्म मेंशन है FCA, यानी एक्सपोर्टर ने मेंशन करके दी है इंपोर्टर को ये कि FCA यानी फ्री कैरियर। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली यही सारी चीज समझेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता था, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज हमें समझनी है कि अब इंपोर्टर को या फिर एक्सपोर्टर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इनको टर्म्स के मतलब क्या है, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट समझने से पहले एक बार हमें ट्रांसपोर्ट चेन समझनी होगी कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ठीक है। देखो मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। एक्सपोर्टर हम मान लेते हैं कि USA के अंदर है, और यहाँ पे एट द एंड एक इंपोर्टर बैठा है, ठीक है, और इंपोर्टर मान लीजिए इंडिया के अंदर है, ठीक है। अब चाहे आप इसको एक्सपोर्टर बोलिए, इसको इंपोर्टर बोलिए, चाहे आप इसको मान लीजिए हम अपनी कंट्री में तो हम तो इंपोर्टर हैं, तो चाहे आप इसको ओवरसीज सेलर बोलिए, चाहे आप इसको इंपोर्टर बोलिए, चाहे आप इसको बायर बोलिए और इसको सेलर बोलिए, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। हम अपने हर एग्जांपल में ये बोल के चलेंगे कि ये एक बायर है जो इंडिया के अंदर है, और यहाँ पे ये एक सेलर है जो USA के अंदर बैठा है, ठीक है। अब पूरी की पूरी चेन क्या है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, सबसे पहला काम उसके जो सेलर है उसके वेयर हाउस में होगा पैकिंग करना उसकी, ठीक है। जब मान लीजिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हुए, ठीक है, मोबाइल फोन की पैकिंग होगी,
पैकिंग होने के बाद वहां पे एक ट्रक आएगा और ट्रक में वो मोबाइल फोन लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके चार्जेस हो गए, लोडिंग के चार्जेस, यानी लेबर लगेगी लोड करने के लिए। उसके बाद ये सारे के सारे गुड्स किसके पास चले जाएंगे, पोर्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि शिप पे जाना है तो पोर्ट पे चला जाएगा। पोर्ट पे जाने के बाद सबसे पहला काम, जैसे ही गाड़ी पोर्ट पे पहुंचेगी, सबसे पहला काम होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना, टैक्सेस पे करना और कस्टम क्लियरेंसेस। यानी कस्टम क्लियरेंसेस जरूरी इसलिए होते हैं कि कहीं इसके अंदर ऐसा कोई सामान तो नहीं है कि आप ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, तो यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसकी चेकिंग होने के लिए हमें कस्टम क्लियरेंसेस चाहिए। कस्टम क्लियरेंस मिलने के बाद आपको परमिशन मिलती है कि आप अपनी गाड़ी टर्मिनल तक लेके जा सकते हैं। तो गाड़ी टर्मिनल पे चली गई, अब यहाँ पे एक शिप खड़ा होगा, ठीक है। अब शिप के बाद अगला चार्ज किसका आता है कि शिप के अंदर, यहाँ ट्रक तो पहुंच गया टर्मिनल पे, अब शिप के अंदर माल भी लोड करना है, तो ये किसका चार्ज हो गया, लोडिंग ऑन कैरियज, यानी ये लेबर फिर से लगेगी। अब माल लोड होने के बाद उसके बाद किसका चार्ज लगेगा, शिप का चार्ज, ठीक है। माल तो लोड हो गया लेकिन शिप की फीस भी तो पे करनी है हमें, तो ये हो गया कैरियज चार्जेस। उसके बाद जो ये इंश्योरेंस है ये नेगोशिएबल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कैरियज यानी इसके बाद शिप की फीस भरने के बाद इंश्योरेंस होता है, नहीं। इंश्योरेंस आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी आप पहला काम भी इंश्योरेंस कर सकते थे, दूसरा काम भी इंश्योरेंस कर सकते थे, तो इंश्योरेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे करवा सकते हो और इंश्योरेंस नेगोशिएबल रहता है, ठीक है। इंश्योरेंस अलग से डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या वो इंश्योरेंस एक्सपोर्टर कराएगा या फिर इंश्योरेंस इंपोर्टर करवाएगा। और इंश्योरेंस मैं कहूंगा कि एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मान लीजिए इन केस आपने मोबाइल फोन्स 10 करोड़ रुपए के शिप पे लोड करवा दी, ठीक है। इन केस अगर शिप जो है डूब जाता है तो उसकी कॉस्ट, उसका क्या, तो इंश्योरेंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि टोटली नेगोशिएबल रहती है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, ठीक है। वेल इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे कैरियर चार्जेस पे करने के बाद ये जो शिप है ये डायरेक्ट कहां पे पहुंच जाएगा, अब ये शिप एंटर हो गया इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले उसको टर्मिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, यानी जो यहां पे इस कंट्री में पहली चीज थी वो इस कंट्री में लास्ट चीज थी, ठीक है। तो यहां पे उसको टर्मिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद टर्मिनल से निकल के फिर ये कस्टम क्लियरेंसेस लेगा, ठीक है। अब ऐसा ठीक है, यहां पे इन्होंने बोल दिया कि इसके अंदर जो है ट्रेडेबल गुड्स है, यानी इन्होंने बोल दिया मोबाइल फोन है, लेकिन इंडिया की जो कस्टम्स होंगे वो भी तो चेक करेंगे ना कि इसके अंदर मोबाइल फोन ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक फेक न्यूज या यहाँ पे भेज ये ड्रग्स रहे हो और ये बोल दे कि मोबाइल है, तो इनकी भी ड्यूटी बनती है यहाँ पे चेक करना, तो इधर भी कस्टम क्लियरेंसेस चाहिए। उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी एट डेस्टिनेशन, यानी यहां से गुड निकलेगा और जो इंपोर्टर का वेयर हाउस होगा वहां पे आके खड़ा हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है अनलोडिंग, यानी फिर इसको अनलोड करने के लिए फिर से लेबर लगेगी, तो ये है लेबर चार्जेस। अब पॉइंट ये आता है यहां पे समझने का कि किस पॉइंट तक एक्सपोर्टर काम करेगा और किस पॉइंट तक इंपोर्टर काम करेगा, ठीक है। कहां से इंपोर्टर की ड्यूटी शुरू होती है, कहां तक एक्सपोर्टर की ड्यूटी है, वो इनको टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग इनको टर्म्स अलग अलग चीजों में अलग अलग इनको टर्म्स ये बताती हैं कि कहां तक एक्सपोर्टर की ड्यूटी है और कहां तक इंपोर्टर की ड्यूटी है। अब पॉइंट टू पॉइंट इनको टर्म को समझते हैं। सबसे पहले है EXW यानी एक्स वर्क, ठीक है। एक्स वर्क में क्या होता है कि जो भी ये जो सेलर है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे हर पॉइंट पे सेलर रहेगा और यहाँ पे हर पॉइंट पे बायर रहेगा। ये यूएसए में है और ये इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे EXW यानी एक्स वर्क अगर आपको कहीं पे भी इनवॉइस पे लिखा हुआ मिल जाता है तो उस केस में एक्सपोर्टर की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सिर्फ पैकिंग करके देगा। उसके बाद से जो ये जो बायर है ना, इसी की ड्यूटी बनती है कि यूएसए में ही अपने कोई भी लिंक लगाए या कैसे भी करे। इवन दो ये सिर्फ देखो, इस केस में EXW में सिर्फ इसका काम होगा अपने वेयर हाउस में ये पैकिंग करके एक कोने में सामान रख देगा। जो भी ये जो बायर होगा ना, ये बायर जाएगा इसके वेयर हाउस में अपनी गाड़ी लेके, लोडिंग भी अपने पैसों से करवाएगा, पोर्ट पे भी खुद लेके जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी खुद भरेगा, ओरिजिन टर्मिनल चार्जेस भी खुद पे करेगा। उसके बाद के सारे काम अपने वेयर हाउस तक लाने के सारे काम बायर ही करेगा। ये कौन लोग यूज करते हैं, मान लीजिए बायर को ऐसा लगता है कि उसके यूएसए में बहुत लिंक है, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं सेलर ज्यादा पैसा चार्ज करेगा तो मैं यहाँ कॉस्ट बचा सकता हूँ कि डायरेक्ट इसके वेयर हाउस से उठा के, मेरे बहुत लिंक है, मैं इसको इंडिया इजीली ले आऊंगा। तो उन लोगों के लिए ये चीज शुरू में ही डील कर लेनी चाहिए एक्सपोर्टर के साथ कि हम EXW जो है इनको टर्म का यूज करेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट आता है FCA यानी फ्री कैरियर, ठीक है। इस केस में जो यहाँ पे सेलर है, ठीक है, सेलर क्या बोलता है कि ठीक है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ
यहां तक काम करके दूंगा कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लियरेंसेस है वहां तक मैं आपको काम करके दे दूंगा, लेकिन उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लियर होने के बाद आपकी गाड़ी कहां पे जाती है, टर्मिनल पे जाती है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल के बाद से जितना भी काम है ये सारा का सारा काम किसको करना पड़ेगा, ये सारा काम करना पड़ेगा बायर को। ठीक है, अब इसी तरह देखो ये परफॉर्मा इनवॉइस पे भी आप एग्जांपल अगर हम देखें तो परफॉर्मा इनवॉइस पे भी हमें वहां पे सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जो ये सेलर है, ठीक है, सेलर ये बोलता है कि ठीक है मैं आपको सारा का सारा काम करके दूंगा, कहां तक काम करके दूंगा, फ्री ऑन बोर्ड तक। यानी कि इवन दो ये जो है शिप, जैसे मान लीजिए यहां पे एक शिप खड़ी है, ठीक है, तो यहां पे बायर बोलता है कि मैं आपको यहां पे लोडिंग तक करके दूंगा। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जो सेलर है, सेलर क्या बोलता है मैं आपको शिप के अंदर लोडिंग तक करवा के दूंगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, एक होता है अलोंग साइड शिप। ठीक है, फ्री अलोंग साइड शिप, FAS यानी फ्री अलोंग साइड शिप। उस केस में क्या होता है, सेलर ये बोलता है, देखो ये फ्री अलोंग साइड शायद मेरे से मिस हो गया पीछे, तो फ्री अलोंग साइड शिप का मतलब ये होता है कि जो सेलर है वो ये बोलता है कि मैं सारा का सारा जो गुड है ना वो शिप के एकदम साइड में जाके रखवा दूंगा, शिप पे लोडिंग जो करनी है उसका भी पैसा जो है वो बायर को ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब के अलावा इंश्योरेंस जो है वो हमेशा नेगोशिएबल रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया वो बायर और सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इंश्योरेंस कौन पे करेगा। ठीक है, तो फ्री अलोंग साइड शिप और फ्री ऑन बोर्ड में सिर्फ यही फर्क है। अलोंग साइड शिप में जो है सिर्फ जो सेलर है वो शिप के साइड में माल रखवा देगा, शिप के अंदर लोडिंग जो है वो भी बायर को ही करवानी पड़ेगी। ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जो सेलर है वो बोलता है कि शिप के अंदर मैं लोडिंग करवा दूंगा, उसके बाद जो शिप की फीस है यूएसए से इंडिया तक ले जाने की, वो जो चार्जेस है वो किसको पे करने पड़ेंगे, बायर को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है CFR यानी कॉस्ट एंड फ्रेट। इसमें क्या बोल रहा है कि इजीली ये खुद बोल रहा है कि फ्रेट का चार्ज भी मैं खुद भर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे जो सेलर है वो ये बोलता है कि ठीक है मैं डायरेक्टली आपको फ्रेट तक का जो चार्जेस है, ठीक है, लोडिंग भी करवा दूंगा और जो शिप की फीस है वो भी सेलर ही पे करेगा, और उसके बाद जो चार्जेस हैं, इंश्योरेंस फिर इसमें नेगोशिएबल है। इंश्योरेंस मैंने आपको बताया जब तक लिखा ना हो इनकोटर्म में तब तक नेगोशिएबल रहेगा कि इंपोर्टर भी करा सकता है और एक्सपोर्टर भी करवा सकता है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोलता है कि मैं शिप की फीस भी भर दूंगा, उसके बाद के सारे काम किसको करने पड़ेंगे, बायर को करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है CIF। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें बोल रहा है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी फ्रेट का पैसा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, फ्रेट तक का पैसा ये खुद भर रहा है, यानी लोडिंग भी करवा देगा और शिप की फीस भी दे रहा है, प्लस इसके साथ बोल रहा है कि इंश्योरेंस भी मैं दूंगा। तो CIF में क्या होता है, सेलर बोलता है कि शिप की फीस भी मैं दूंगा और इंश्योरेंस भी मैं ही पे करूंगा। ठीक है, इस केस में इंश्योरेंस नेगोशिएबल नहीं है। ठीक है, इस केस में इंश्योरेंस की फीस भी कौन दे रहा है, इंश्योरेंस की फीस भी सेलर ही पे कर रहा है। ठीक है, अब आता है CPT यानी कैरियज पेड टू। अब इस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस फिर नेगोशिएबल। देखो इंश्योरेंस जब तक लिखा ना हो तब तक नेगोशिएबल ही रहता है। ठीक है, CPT कैरियज पेड टू के अंदर क्या है, इंश्योरेंस नेगोशिएबल है, बट ये क्या बोलता है, ठीक है, इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं, ये नेगोशिएबल है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। यहां पे सेलर का काम क्या बनता है, सेलर बोलता है कि मैं शिप की फीस भी पे करूंगा, उसके अलावा जब इंडिया शिप पहुंच जाएगा तो वहां पे जो टर्मिनल चार्जेस होंगे वो भी सेलर ही पे करेगा। उसके बाद से जो ये इंपोर्ट ड्यूटी क्लियरेंसेस अपने वेयर हाउस पे लेके जाना और वहां पे लोडिंग कराना, सिर्फ इतना सा काम किसका बचता है, बायर का बचता है। ठीक है, उसके बाद आता है CIP यानी कैरियज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अब इसमें फिर इंश्योरेंस पेड टू लिखा है, तो इसमें फिर से इंश्योरेंस किसकी साइड से रहेगा, सेलर की साइड से रहेगा। तो जैसा मैंने बताया कि इंश्योरेंस जब तक लिखा ना हो तब तक इंश्योरेंस नेगोशिएबल है, अगर इंश्योरेंस लिखा हुआ है तब तक इंश्योरेंस जो है वो सेलर की साइड से ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम वही पिछले जितना काम है, इसमें भी जो है जो सेलर है वो कहां तक आपको गुड्स पहुंचा देगा, डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस तक पहुंचा देगा, उसके बाद का सारा काम किसका रह जाएगा, बायर का रह जाएगा। ठीक है, अब आता है DAP यानी डिलीवरी एट प्लेस। डिलीवरी एट प्लेस के अंदर इंश्योरेंस फिर से नेगोशिएबल है। ठीक है, एक्सपोर्टर भी करा सकते हैं, इंपोर्टर भी करा सकता है, लेकिन बायर के सिर्फ दो काम बचते हैं, एक तो इंपोर्ट ड्यूटी को पे करना। देखो इंपोर्ट ड्यूटी मोस्ट ऑफ द केसेस में बायर को ही पे करनी पड़ती है, और इसके अलावा जो है सेलर बोलता है कि मैं सब काम करवा दूंगा, बस बीच में आपको इंपोर्ट ड्यूटी खुद पे करनी है। ठीक है, उसके बाद कस्टम क्लियरेंसेस खुद कराने हैं और जो टैक्सेस है वो आपको देने हैं, टर्मिनल चार्जेस तक भी सेलर ही पे करेगा।
उसके बाद फिर यहां से ये काम सिर्फ और सिर्फ बायर को करना है। फिर उसके बाद डिलीवरी तक यानी जो इंपोर्टर है उसके वेयर हाउस तक भी सेलर ही लाके देगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से अनलोडिंग की जो लेबर कॉस्ट होगी वो बायर को पे करनी है, ठीक है। तो बायर को सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं इस केस के अंदर, ठीक है। अब डीपीयू यानी डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, यहां पे क्लियरली लिख रहा है कि अनलोड भी ये ही खुद करवा के देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, सब काम करवाएगा, ठीक है। बस इंपोर्ट ड्यूटी, फिर से इंपोर्ट ड्यूटी बायर को पे करनी है। ये काम होने के बाद वो उसको वेयर हाउस तक लेके जाएगा। वेयर हाउस पे जो है लेबर लगेगी जो अनलोडिंग के लिए बायर के पॉइंट पे, वो भी सेलर ही करवा के देगा। सिर्फ और सिर्फ बायर को एक काम करना है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, कस्टम क्लियरेंसेस पे करने हैं और टैक्सेस पे करने हैं, ठीक है। अब लास्ट एक आता है डीडीपी यानी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड एट प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेलर बोलता है कि सारा का सारा काम मैं करा के दूंगा, इवन दो जो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस कस्टम क्लियरेंसेस है ये भी सेलर ही करवा के देगा। इंश्योरेंस इस केस में नेगोशिएबल रहेगा। बस बायर को क्या करना है, सिर्फ अपने पॉइंट पे इसको अनलोडिंग के लिए जो लेबर चार्ज लगेगा वो सिर्फ बायर को पे करना है। उसके अलावा सारा का सारा काम किसका रहेगा, सेलर का रहेगा। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस इनकोटर्म्स के ऊपर। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।